Hello everyone, welcome to Bind EduTech. स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर के सीरीज में हम लोग जो यूनिट नंबर 4 है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट, तो EMI का हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तथा साथ साथ कुछ फिल इन द ब्लैंक्स को देखा। और अब हम लोग इसका जो चैप्टर नंबर 2 है दैट्स अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को पढ़ते टाइम हम लोग उन चीज़ों पर बात करेंगे। अदरवाइज आप थियोरेटिकल पोर्शन में इनको देख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है इंट्रोडक्शन, अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, ट्रांजिएंट करंट, ग्रोथ एंड डीके ऑफ करंट इन एन इंडक्टर। अल्टरनेटिंग करंट जनरली जो साइनसॉइडल वेव या कोसाइन वेव को शो करता है, और इसके लिए किसी स्टैंडर्ड वेव का जो इक्वेशन होता है, उसका जो डिस्प्लेसमेंट वाला इक्वेशन होता है, उसको हम लोग फॉलो करते हैं। तो अल्टरनेटिंग करंट में करंट का ग्रोथ और डीके किसी इंडक्टर में किस तरीके से होता है, मीन वैल्यू ऑफ AC और एवरेज वैल्यू ऑफ AC, I नॉट और I, देखिए I नॉट, E नॉट, ये किसी भी जब हम लोग एक अल्टरनेटिंग करंट का इक्वेशन लिखते हैं तो E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी और E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5। तो इस प्रकार से हम लोग जब करंट और वोल्टेज का इक्वेशन को लिखते हैं तो देन वैसी परिस्थिति में हम लोग जब करंट और वोल्टेज का इक्वेशन को लिखते हैं तो अलग अलग जो टर्म आते हैं उसके मीनिंग आपको जानना पड़ेगा। IRMS के लिए हम लोग जानते हैं कि IRMS दैट इज रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, और मीन वैल्यू दैट्स IRMS इज इक्वल टू आई नॉट बाई रूट 2। उसके बाद AC सर्किट कंटेनिंग ओनली रेसिस्टेंस, या उसको हम लोग रेसिस्टर कह सकते हैं, AC सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटर, AC सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर। और उसके बाद मिक्सचर करके पढ़ेंगे, जैसे RC सर्किट क्या होता है, एक ऐसा सर्किट जिसमें रेसिस्टर और कैपेसिटर दोनों लगा हुआ है। LR सर्किट क्या होता है, एक ऐसा सर्किट जिसमें इंडक्टर तथा रेसिस्टर दोनों लगा हुआ है। एंड देन आफ्टर LCR सर्किट, उसके बाद रेजोनेंस क्या होता है, रेजोनेंस का कंडीशन क्या है, क्वालिटी फैक्टर किसको कहते हैं, एंड क्वालिटी फैक्टर से पहले पावर इन एन AC सर्किट, क्वालिटी फैक्टर, वाट लेस करंट और वाट फुल करंट क्या है, एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, LC ऑक्सीलेशंस, ट्रांसफार्मर, यूज ऑफ ट्रांसफार्मर, चोक कॉइल, AC जनरेटर, एंड एडवांटेजेज एंड डिसएडवांटेजेज ऑफ AC ओवर DC। ये सब इस चैप्टर के कुछ टॉपिक्स हैं। अब देखिए कुछ ऐसे भी क्वेश्चन है जो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड है। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ हाउस होल्ड सप्लाई ऑफ AC इन इंडिया। क्वेश्चन है, व्हाट इज द
frequency of, what is the frequency of household supply of AC in India? फर्स्ट ऑप्शन 0, सेकेंड ऑप्शन है 60 हर्ट्ज, थर्ड ऑप्शन 50 हर्ट्ज एंड फोर्थ ऑप्शन 100 हर्ट्ज। ये क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आपको याद रखना पड़ेगा कि इंडियन डोमेस्टिक हाउस होल्ड में जो एसी सप्लाई जाता है उसका जो फ्रीक्वेंसी होता है वो 50 हर्ट्ज होगा। देखिए ये जो 0 दिया हुआ है, यदि किसी अल्टरनेटिंग करंट में 0 वाइब्रेशन है या फ्रीक्वेंसी का वैल्यू 0 है तो फर्दर ऑन देखिए, दिस क्रेस्ट एंड ड्रॉप क्रिएट्स वाइब्रेशन, वाइब्रेशन होगा ही नहीं तो ये स्टेडी करंट बन जाएगा। ये बस आपको समझाने के लिए था, इसका याद रखिएगा 50 हर्ट्ज। इंडियन हाउस होल्ड में 50 हर्ट्ज तक फ्रीक्वेंसी होता है। अगला सवाल है, डीसी कैन नॉट फ्लो थ्रू। सवाल है डीसी कैन नॉट फ्लो थ्रू। फर्स्ट वन इंडक्टर, सेकेंड वन कैपेसिटर, थर्ड वन resistor and the fourth one is semiconductor। क्वेश्चन है कि इनमें से किससे डीसी फ्लो नहीं कर सकता है। देखिए इसका आंसर हो जाएगा कैपेसिटर। कैपेसिटर ब्लॉक्स डीसी, बट वाई कैपेसिटर ब्लॉक्स डीसी? एक्चुअली जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये आइडिया होना चाहिए कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होता है। तो किसी सर्किट में कैपेसिटर लगाने पर वो कैपेसिटर सर्किट को जो रेजिस्टेंस ऑफर करता है XC इज इक्वल टू 1/ωc। ओमेगा का वैल्यू 2πν। XC 1/2πν/c। कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होता है? किसी सर्किट में कैपेसिटर लगा देने पर वो कैपेसिटर सर्किट को कितना रेजिस्टेंस ऑफर करता है, दैट इज़ कॉल्ड कैपेसिटिव reactance। XC is equal to 1/ωc। Omega is telling about the angular frequency having value 2πν। 2π is nothing but that's a constant quantity। 2π constant है, लेकिन जो न्यू है वो फ्रीक्वेंसी है। और फ्रीक्वेंसी क्या है ना,
नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर यूनिट टाइम। अब जो कोई डायरेक्ट करंट है, तो यदि कोई डायरेक्ट करंट पास हो रहा है तो लिखेंगे फॉर DC द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी इज 0। और DC न्यू बराबर 0, XC बराबर 1/2 इंटू 0 इंटू C, XC बराबर 1/0, XC बराबर इन्फिनिटी। XC is equal to infinity. What is the meaning that XC is equal to infinity? तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस इन्फिनिटी हो गया। कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज नथिंग, ये कुछ अलग चीज़ नहीं है, दिस इज जस्ट अबाउट दैट, ये भी आपको एक रेसिस्टेंस ही है। तो रेसिस्टेंस हो गया इन्फिनिटी। तो यदि यहाँ से आपको रेसिस्टेंस हो जा रहा है इन्फिनिटी, तो जो करंट निकालिएगा सपोज कीजिए V इज इक्वल टू होता है IR, तो I इज इक्वल टू हो जाएगा V/R। V फॉर वोल्टेज, EMF, कुछ भी रहे, नीचे यदि इन्फिनिटी आ गया तो 1/∞ करंट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। तो DC कैन नॉट फ्लो थ्रू कैपेसिटर। वाई? बिकॉज कैपेसिटर ब्लॉक्स DC। क्यों? क्योंकि कैपेसिटर के कंडीशन में जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है वो कैपेसिटिव रिएक्टेंस इन्फिनिटी हो जाता है, जिसके कारण जो करंट का वैल्यू है वो 0 हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द फिजिकल क्वांटिटी हो जैसा यूनिट इज नॉट ओम। चूज द फिजिकल क्वांटिटी whose SI unit is not ohm. Choose the physical quantity whose SI unit is not ohm. फर्स्ट में है रेसिस्टेंस, सेकंड में है रिएक्टेंस, थर्ड में है कैपेसिटेंस, एंड फोर्थ वन इज इम्पीडेंस। इन चारों में से कौन ऐसा है जो कि मीन्स जिसका SI यूनिट ओम नहीं है? मतलब इन चारों में से कोई एक ऐसा है जिसके SI यूनिट ओम नहीं है, बाकी सबका SI यूनिट ओम होगा। देखिए इसका आंसर आपको होगा ऑप्शन नंबर C, दैट्स कैपेसिटेंस, क्योंकि उसका SI यूनिट होता है फैराड, एंड ऑल्सो वी कैन यूज समटाइम्स कूलम पर वोल्ट। देन कैसे बोल सकते हैं बाकी के अलावा, मतलब बाकी के बारे में, जैसे रेसिस्टेंस का तो ओम होता है, ये कंफर्म है, कैपेसिटेंस का फैराड, चलिए ये आंसर हुआ। बट वी ऑल्सो मस्ट हैव अ लिटिल बिट डिस्कशन अबाउट द रिएक्टेंस एंड इम्पीडेंस। what is reactance and what is impedance? Reactance is nothing but it is also
it is also the resistance. Reactance is nothing but it is also the resistance, and the resistance that is given by either the capacitor or the resistor और द इंडक्टर। मतलब किसी सर्किट में यदि कैपेसिटर या इंडक्टर या रेसिस्टर लगा हुआ है तो उसका तो रेसिस्टेंस होता ही है, तो अदर देन रेसिस्टर यदि कोई लगा हुआ है तो दैट इज़ द रिएक्टेंस। व्हाट इज़ इम्पीडेंस? इम्पीडेंस इज ऑल्सो द रेसिस्टेंस, एंड इसके लिए और अच्छा वर्ड यूज कर सकते हैं द इफेक्टिव रेसिस्टेंस। द इफेक्टिव रेसिस्टेंस the effective resistance is called impedance। तो देन इसका आंसर आपको हो जाएगा कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस तो यहाँ पर लिख देंगे द SI यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस is farad, or sometimes also Q is equal to CV, तो C is equal to Q by V कूलाम पर वोल्ट। देखिए ये C कैपेसिटेंस को बता रहा है, ये कूलाम और ये वोल्ट को बता रहा है। अब इसके बाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव द डायमेंशंस ऑफ टाइम। सो मच इंटरेस्टिंग। ओके, which of the following does not have the dimension of time? फर्स्ट ऑप्शन है RC, सेकेंड ऑप्शन है L by R, थर्ड ऑप्शन है R by L रूट अंडर LC। इसमें आपको तीन क्वांटिटी का डायमेंशन पता होना चाहिए, एक L का, एक R का और एक C का। R जो है रेसिस्टेंस है, तो एक एक करके हम लोग कैलकुलेट करते हैं। जैसे V इज इक्वल टू होता है IR, तो यहाँ से हम लोग R बराबर लिख सकते हैं V बाय I, और V का होता है W बाई Q इंटू I। वर्क डन का डायमेंशन ML/T-2, चार्ज का 80 और करंट का A। तो यहाँ से आपका रेसिस्टेंस का आ जाएगा ML/T-3 A-2, ML/T-3 A-2। ये आपको आ गया डायमेंशन ऑफ रेसिस्टेंस। अब इसी तरीके से सी का फाइंड करने का क्या तरीका है ना, Q इज इक्वल टू CV, और यहाँ से C बराबर Q बाई V, Q और V का हो जाता है W बाई Q, तो हो जाएगा क्या Q² बाई
W। ये बस ईज के लिए बता रहे हैं ताकि आपको ईजी पड़ जाए। तो इसका डायमेंशन चार्ज का a² t² वर्क डन का ml2 t-2। तो यहाँ से कैपेसिटेंस का आ जाएगा m-1 l-2 t4 a², m-1 l-2 t4 a²। देखिए 2 डायमेंशन हमारे पास आ गया। अब इसके बाद नेक्स्ट में R आ गया, C आ गया, बस हम लोग को फाइंड करना है L। L का डायमेंशन कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे? तो देखिए फॉर्मूला जो होता है phi इज इक्वल टू Li, phi इज इक्वल टू Li यहाँ से L बराबर phi बाई आई। phi का होता है B.A बाई आई, और B का क्या हो जाएगा F बराबर QVB F बाई QV आई इंटू A। तो यहाँ से L का डायमेंशन आ जाएगा फोर्स का ml-2, एरिया का L², चार्ज का 80, वेलोसिटी का LT-1 और इसका हो जाएगा A। तो यहाँ से L इज इक्वल टू आ जाएगा आपको, देखिए ये T पहले लिख लेते हैं M L³ T-2, नीचे आ जाएगा A², T कट जाएगा और एक बचेगा L। तो यहाँ से L बराबर आ जाएगा M L² T-2 A-2। तो देखिए 3 डायमेंशन हम लोगों ने फाइंड किया, और अब ये क्वेश्चन आपके लिए रहेगा होमवर्क, दैट इन तीनों का डायमेंशन को आप कैलकुलेट करके देखिए कि आखिर इनमें से कौन सा ऐसा डायमेंशन है जिसके सॉल्यूशन करने पर आपको T नहीं आता है। मतलब ये जो बोर्ड पे 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, इसमें से आपको ये बताना है कि किसको सॉल्व करने पे डायमेंशन T नहीं आएगा। मतलब इन 4 में से यदि आप 3 को सॉल्व करते हैं तो फाइनल डायमेंशन आपको T आएगा, बट इसमें से एक ऐसा होगा जिसका डायमेंशन T के बराबर नहीं आएगा। तो आप इसमें से देख सकते हैं कि ये C का डायमेंशन है, ये R का है और ये L का है। तो हम एक बार फ्रेश से आपको लिख देते हैं कि जैसे ये L का यहाँ पे लिखे ना, C का यहाँ पर लिख देते हैं m-1 l-2 t4 a², और R का लिख देते हैं ml2 t-3 a-2। इसको आप सॉल्व करके नेक्स्ट क्लास में हम आपसे डील करेंगे कि इसमें से इसका सही आंसर कौन सा होगा। तो स्टूडेंट्स इसके मदद से इसको सॉल्व कीजिए और खुद से इस प्रश्न को बताइए। यदि आपसे बन जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज नेक्स्ट क्लास में हम आपको इसका आंसर क्लियर करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, देन जिन टॉपिक्स को मैंने आपको बताया
अल्टरनेटिंग करंट में। उन सारे टॉपिक्स को आप थ्योरेटिकल जो पोर्शन है उसको ध्यानपूर्वक पढ़ के रखें। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे होगा। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच।